साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना, एक कहानी, एक योद्धा की कहानी। कहानी का शीर्षक है महत्वाकांक्षी वीर महादजी सिंधिया। जी हाँ, महादजी सिंधिया वही सिंधिया जी हैं जिन्होंने एक साधारण से सरदार के रूप में अपना जीवन का करियर शुरू किया और दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गए थे। और ये हिंदू के पहले ऐसे राजा थे जो कि मुगलों के बाद गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो इन्हीं के विषय में आज हम बताएंगे आपको। तो मैं शुरू करता हूँ। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई भयंकर लड़ाई में मराठों को पराजय का मुख देखना पड़ा था। इससे उनकी बड़ी चढ़ी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। इस पराजय का समाचार जब पेशवा को मिला तो वे इतने दुखी हुए कि इसी शोक और निराशा में घुलते हुए थोड़े ही दिनों में उनका प्राणांत हो गया, अर्थात वो गुजर गए। पानीपत की इस पराजय के कारण महाराष्ट्र मंडल में व्यापी निराशा को मिटाने और खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का श्रेय जिन थोड़े से पुरुषार्थियों को दिया जा सकता है, उनमें शीर्षस्थ व्यक्ति दो हैं, बल्कि मैं जिन्हें मानता हूं वो एक ही हैं। निष्काम भाव से जिन्होंने वापस अपनी कुशल राजनीतिक और वीरता से अपने समाज तथा अपने देश का गौरव बढ़ाया, वो थे वीरवर महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया मालवा के एक छोटे से क्षेत्र के अधिपति राणोजी सिंधिया के पुत्र थे। राणोजी सिंधिया के पुरखे मुगल सम्राट के दरबार में उच्च पद पर आसीन थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें पेशवा के सामान्य वृत्त का कार्य करना पड़ा। इस तुच्छ से कार्य को भी राणोजी ने इस निष्ठा व दायित्व के साथ निभाया कि पेशवा ने प्रसन्न होकर उन्हें मालवा के उत्तरार्ध का प्रशासक नियुक्त कर दिया। महादजी सिंधिया राणोजी की एक ऐसी उपपत्नी के पुत्र थे जो साधारण परिवार से भी होकर बहुत ही स्वाभिमानी थी। इस कारण कुलीन मराठा वंशों के अधिकांश सामंत अपने संकीर्ण दुराग्रहों के कारण उनका सम्मान नहीं करते थे। राणोजी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण महादजी को उनका उत्तराधिकार मिला था। महादजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वह स्वयं पानीपत के युद्ध में सेनापति सदाशिवराव भाऊ का सहायक बनकर गए थे। पानीपत में हुई पराजय के अनंतर वह वहां घायल तो हुए। घायल होने के बाद वहां से किसी तरह बचकर जब वहां से निकले और एक सहायक के माध्यम से चूँकि वो बेहोश थे उस युद्ध में, एक सहायक ने उन्हें वहां से उठाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। इस युद्ध में उन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया था। महादजी सिंधिया महाराष्ट्र के गौरव को पुनः प्रतिस्थापित करने का प्रबल प्रयास कर रहे थे। महादजी सिंधिया जैसा पराक्रमी शूरवीर उस समय महाराष्ट्र मंडल में दूसरा कोई नहीं था। पिछले वर्षों में पूना और बड़ौदा के अतिरिक्त मध्य भारत में ग्वालियर और इंदौर नामक दो मराठा राज्य उदित हुए थे। महादजी सिंधिया को उन्हीं में से एक ग्वालियर का आधिपत्य उत्तराधिकार में मिला था। महादजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने कई बार अंग्रेजों को करारी हार ही नहीं दी, वरन मुगल सम्राट के संरक्षक भी महादजी सिंधिया बने। महाराष्ट्र मंडल एक बार पुनः
भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सका। इसमें महादजी के इस पराक्रम का बहुत बड़ा हाथ था। सन 1779 अर्थात 1779 में मराठों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ, उसके सेनापति महादजी ही थे। महादजी सिंधिया और होलकर को नाना फडणवीस ने पूना दरबार की सेनाओं की कमान थामकर लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को देशद्रोही राघोबा अपने साथ लेकर आ रहा था। वह पेशवा बनने के सपने देखता हुआ अंग्रेजों की कठपुतली बना उन्हें अपने ही घर पर चढ़ाकर ला रहा था। मराठे सरदारों ने खांडेल तक उनकी सेना को नहीं रोका। बंबई से 18 मील दूर नली गांव में भी उनका वीरोचित स्वागत करने को तैयार खड़े थे। इस सजी सजाई सेना को देखकर अंग्रेज कांप उठे। लड़कर पराजित होने की अपेक्षा उन्होंने लौट जाना ही ठीक समझा, अतः वे लौट पड़े। लौटती हुई अंग्रेजी सेना पर मराठे वीर भूखे सिंह की भांति टूट पड़े। उनके रसद और गोला बारूद पर अधिकार कर लिया। चारों ओर से अंग्रेजी सेना को घेर लिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया गया। मजबूर होकर उन्हें अंग्रेजों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। महादजी वीर थे और दूरदर्शी भी थे। वे न केवल निष्काम भाव से राष्ट्र सेवा करते थे, बल्कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को भी उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयों पर रखा था। यही कारण था कि वे वीर होते हुए अपनी वीरता से राष्ट्र का जितना हित कर सकते थे, उन्होंने किया। पेशवाओं ने भी उनकी वीरता और युद्ध कौशल का सदुपयोग समय समय पर राष्ट्रहित में किया। महादजी की इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के मूल में एक कारण यह भी था कि उसे अन्य मराठे सरदार राणोजी की उपपत्नी के पुत्र होने के कारण असम्मानित दृष्टि से देखते थे और वे राज्य के हित को अपने व्यक्तिगत हित को ज़्यादा स्थान देते थे। महादजी की इस महत्वाकांक्षा को समाप्त किया जा सकता था यदि उनकी वीरता और पराक्रम के अनुरूप उन्हें मान दिया जाता। महाराष्ट्र मंडल के सूत्र संचालक, पेशवाओं के वजीर उन्हें वो मान देते थे जिसके वे अधिकारी थे। बंबई के युद्ध में विजयी हुई। इसके पश्चात संधि की शर्तों के अनुसार 2 अंग्रेजों को महाराष्ट्र मंडल में बंधक रखा गया था। पेशवाओं ने यह गौरव महादजी को ही दिया कि वह दोनों को निरीक्षण करें और उन्हें अपने अधिकार में रखें। राघोबा को अंग्रेजों की संधि की शर्तों के अनुसार महाराष्ट्र मंडल को सौंप दिया था। उसके नियंत्रण का दायित्व भी महादजी को ही सौंपा गया। कर्नल गाइड ने महादजी पर अपना जाल फैलाया, उन्हें प्रलोभन दिया कि वह उसे महाराष्ट्र मंडल में सबसे प्रमुख बना देगा। महादजी वीर थे पर कूटनीतिज्ञ भी थे, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे, सो उनके झांसे में वे आने वाले तो नहीं थे। उन्होंने दोनों अंग्रेज प्रतिनिधियों व राघोबा को उनके हाथों सौंप दिया। महादजी सोचते थे कि ऐसा करने के कारण अंग्रेज उनसे अलग संधि करेंगे, पर कर्नल गाइड ने ऐसा कुछ नहीं किया, वरन उसने सिंधिया के सैनिकों पर छापा भी मारा।
इस चूक से वे सबक ले रहे थे। इसी बीच जब मुगल साम्राज्य अर्काट के नवाब हैदर अली निज़ाम तथा अन्य छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर अंग्रेजों को समूल नष्ट करने की तैयारियां आरंभ की, तो कर्नल गाइड ने पुनः सिंधिया को मध्यस्थ बनाया। सालबाई की संधि इसी मध्यस्थता का परिणाम थी। महादजी यदि बीच में नहीं पड़ते तो बहुत कुछ संभव था कि उस समय सांप्रदायिक मतभेद बुलाकर एक हुए भारतीय राजागण अंग्रेजों को सदा के लिए बाहर निकाल देते। हालांकि इतना दूर तक सोचना उस वक्त संभव इसलिए नहीं था क्योंकि उस वक्त देश का मतलब अपने क्षेत्र, अपना छोटा सा क्षेत्र या वो स्थान होता रहा है जिस पे उनका राज्य चलता था। तो एक सरदार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती थी कि वो उसकी रक्षा करे, और उसी के लिए महादजी सिंधिया ने काम किया। ये भारत देश जो आज भारत है, ये तो अंग्रेजों की गुलामी के बाद आकार में आया, अन्यथा पहले तो हजारों की संख्या में रहे थे और अपने अपने राज्य की रक्षा के लिए काम करते थे। उनका अपना राज्य ही उनके लिए देश हुआ करता था। सो हर राजा ने ऐसा ही किया। तो महादजी सिंधिया इतने महत्वाकांक्षी थे कि उन्होंने अपना डंका दिल्ली के मुगल तख्त तक बजाया था। उसकी समझ में उस समय यह बात भी आई कि हमारा असली शत्रु कौन है। दिल्ली के बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीन करवाने के लिए महादजी ने उनसे 10 लाख रुपए लिए। महादजी ने उसे तख्त पर बिठाया। वह उस कठपुतली बादशाह के संरक्षक भी बने। इस प्रकार दिल्ली पर हिंदू राजा का वर्चस्व स्थापित हुआ। अपनी दृष्टि से महादजी ने यह गौरवपूर्ण कार्य किया था। उनके इस कार्य का महत्व स्वीकारना ही पड़ेगा। यही बात अखरती है कि वे इतने दूरदर्शी थे और उनके साथ पेशवा उस तरह से नहीं खड़े हो पाए जैसे उन्हें खड़े होना चाहिए था। सालबाई की संधि से अंग्रेज मराठों की शक्ति का लोहा मान चुके थे। उन्हें अपनी भूमि और प्रतिष्ठा खोनी पड़ी थी। महादजी के रहते अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकते थे। इस संधि के माध्यम से उन्होंने अपना बचाव किया था। इस संधि के उपरांत 1782 में वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर महादजी का बड़ा प्रभाव था। सब पर उनकी धाक बैठी हुई थी। उसने आगरा में रहकर मुगल सम्राट के शासन का प्रबंध किया। राज्य में कई हेर फेर किए। अयोग्य व्यक्तियों को कार्य मुक्त करके उनके स्थान पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। वस्तुतः दिल्ली दरबार की सारी शक्ति उसके हाथों में केंद्रित हो गई थी। तभी मैंने शुरू में कहा कि ये मुगलों के बाद ऐसा राजा हुआ, हिंदू राजा, जो कि दिल्ली की सल्तनत को संभालने वाला हुआ, भले ही वो संरक्षक के रूप में थे। इसी बीच जब वह आगरा जा रहे थे, उनकी स्थिति सम्राट की ही थी। शाह आलम तो नाम का सम्राट था। उसने अपने समय में अर्थात महादजी ने सारे भारत को एक बार पुनः महाराष्ट्र मंडल का भगवा ध्वज, जिसे धर्म राज्य के प्रतीक में माना जाता है, अंग्रेज लोग उसके पराक्रम की आगे पानी भरते थे। पूना के पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने यह दिखा दिया था कि दिल्ली के साम्राज्य का संरक्षण करने की और परोक्ष रूप से उस पर आरूढ़ होने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह मराठों में है। और हिंदू जनता का स्वाभिमान महादजी के समय में एक बार पुनः हिलोरे मारने लगा। सारे देश में पुनः भारतीयों का शासन हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगने लगा। 1772 में उन्होंने इस आशा को चरम शिखर पर पहुंचा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से अगले ही वर्ष उनका देहावसान हो गया।
उनका संपूर्ण जीवन वीरता का पर्याय था। आज हमने उनके विषय में एक छोटी सी उनकी जीवनी प्रस्तुत की। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। धन्यवाद।